अध्यक्ष महोदय, समादरणीय शिक्षक वृंद, उपस्थित विद्वत समाज, बाल प्रतिभा को अपनी कसौटी पर परखने वाली निर्णायक मंडली और विद्यालय की अमन वाटिका में मुस्कुराते इठलाते मेरे भाइयों और बहनों, मैं यशिका, कक्षा 12वीं विज्ञान कै की छात्रा, आप सभी के सामने गुम होते संस्कार शीर्षक पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। महोदय, सर्वप्रथम तो मैं गुम होते संस्कार शीर्षक पर ही चिंतन एवं मनन करना उचित समझती हूँ। आज के विकृत, दूषित व शोषित समाज को सुकृत, सुवासित व उत्थापित समाज में परिवर्तित करने के लिए जिस चारित्रिक गुण व आचरण की आवश्यकता होती है, उससे युक्त युवक व युवतियों को संस्कार युक्त युवक व युवतियाँ कहा जाता है। परंतु आज जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी वैदिक संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का अजगर हमारे प्राचीन संस्कारों को निगल रहा है। जिस हिंदुस्तान ने दुनिया के अन्य देशों को रोशनी की राह दिखाई, आज वही मेरा हिंदुस्तान दूसरों के आईने में अपनी शक्ल सूरत देखने को मजबूर है। आखिर क्यों? केवल और केवल हमारे पौराणिक संस्कारों के गुम होने के कारण से। महोदय, संस्कारों का यहाँ पतन हो गया, बुराइयों का यहाँ चलन हो गया, दुखी और परेशान मेरा मन हो गया, जिधर देखो उधर नंगापन हो गया। क्यों? क्योंकि सबका लक्ष्य केवल धन हो गया। वर्तमान संदर्भ में कहीं अबला की चीखें सुनाई देती हैं तो कहीं दुखियों की आह, कहीं जातिवाद का नाग है तो कहीं सांप्रदायवाद की आग, कहीं आतंकवाद का फाग है तो कहीं संघवाद का राग। एक तरफ बलात्कार का कहर तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का जहर। इन सभी के कारण हमारा सामाजिक संस्कारी ताना बाना छिन्न भिन्न होता जा रहा है। आज माता पिता को अपनी संतान पर भरोसा नहीं। मैंने तो उन्हें अपने बच्चों से डरते देखा है, सिसकियां आहें भरते देखा है। भाई को बहन पर विश्वास नहीं और बहन को भाई पर विश्वास नहीं। अजी छोड़िए, होगा भी कैसे, दोनों एक दूसरे के चोर जो ठहरे। ये फहरिस्त बहुत लंबी है, कहाँ तक बखान करूं, किस किस के संस्कारों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराऊं। जिधर देखो बुरा हाल है। परंतु कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी देश के भाग्य विधाता अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। महोदय, इस छोटे से कालांश में मैं सभी कारण तो नहीं गिना पाऊंगी, परंतु कुछ आधारभूत कारण अवश्य बताना चाहूंगी। गुम होते संस्कार कौन कौन है जिम्मेदार? बचपन में हम जिन बुजुर्ग दादा दादियों से, नाना नानियों से संस्कारों की, सच्चाई की, ईमानदारी व वफादारी की कहानियां सुना करते थे, आज वे बेचारे बुजुर्ग स्वयं ही घर के किसी छोटे से कमरे के छोटे से कोने में टूटी चारपाई पर मरणासन है। करने को कुछ भी नहीं, पर समय किसी के पास नहीं। मंत्री हो या संतरी, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, सभी के हाथों में केवल और केवल मोबाइल फोन दिखाई देता है। टीवी पर नग्नता, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ने तो हमारे संस्कारों का सत्यानाश किया ही था, अब ऊपर से इंस्टाग्राम ने आकर तो सबको नंगा नाच नचा दिया है। अपने इस विद्यालय के पवित्र मंच से मैं आप सभी का आह्वान करते हुए यही कहना चाहूँगी कि हम संस्कारी बने, सदाचारी बने, चरित्रवान बने, अपने चरित्र को सबसे मूल्यवान समझे। कहा भी गया है, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर यदि आपका चरित्र ही चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। अंत में मैं अपनी इस वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगी, क्यों खो रहे अपने संस्कार, क्यों खो रहे अपने संस्कार, क्यों हो रहे पल पल बेकार। करो अपनी बुराई पर प्रहार और चरित्र अपना संभाल लो। लो वेदों से ज्ञान लो, लो वेदों से ज्ञान लो। जय संस्कार, जय हिंद। प्रधानाचार्य जी, विक्रमादित्य के समान निष्पक्ष नीर शीर विवेकी निर्णायक मंडली स्वयं अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले शिक्षक वृंद एवं इस प्रांगण में बैठे मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, मैं पायल कक्षा 12वीं कला ऐसे आज आप सभी के समक्ष देश की जड़ों को खोखला करता भ्रष्टाचार पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ व्यवहार,
स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया अमानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार कहलाता है। कुछ लोगों का मानना है कि घूस मिलावट आदि ही भ्रष्टाचार है, किंतु यह एक भ्रामक धारणा है। इसका फैलाव बहुत बड़ा है, संतरी से लेकर मंत्री तक इसका फैलाव है। यदि कोई राजनीतिज्ञ वोट पाने के लिए समाज को गुमराह करता है, अगर कोई मंत्री कुर्सी बचाने के लिए दो पक्षों में पक्षपात करता है, एक पक्ष का तो पक्ष लेता है और दूसरे को उपेक्षा करता है, तो वह भ्रष्टाचारी है। यदि व्यापारी मिलावट करता है, अधिकारी रिश्वत लेता है, चपरासी सोया रहता है और सरकारी कर्मचारी अधिक पैसे वसूल करता है, तो यह सब भ्रष्टाचारी है। यह अमानवीय व्यवहार है जिससे समाज का अहित होता है। कुछ काव्य पंक्तियां कहना चाहूंगी। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, यहाँ ईमान बिकते हैं। मान्यवर, भारत में आज भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलबाला है। आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर ईमानदारी से कार्य होता हो। बच्चे के जन्म से प्रारंभ कीजिए, प्राइवेट डॉक्टरों की लंबी फीस ही उनके भ्रष्ट आचरण की कहानी कहती है। आज बाजार में नकली दवाइयाँ मिलती हैं, इंजेक्शंस में दूषित पानी भर दिया जाता है जो रोगी की जान लेकर ही छोड़ता है। आज बाजार में बने खाद्य पदार्थों में तो इतनी मिलावट होती है कि आम आदमी का उस पर विश्वास नहीं रहता। दूध में पानी, काली मिर्च में पपीते के बीज, हल्दी में रंग आदि की मिलावटें तो हर रोज होती रहती हैं। अखबार में पढ़ने को मिलता है कच्ची शराब पीने से लोग मर गए, पेट्रोल में मिट्टी का तेल, कपड़ों के नकली डिजाइन, पुस्तक आदि उपकरणों के नकली डिजाइन तो पग पग पर मिलते हैं। आज चाहे स्कूल में प्रवेश का मामला हो, चाहे नौकरी पाने का, हर जगह है गरीब छात्र लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, किंतु अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को 2 नंबर के रास्ते से प्रवेश मिल जाता है। सरकारी कार्यालयों में तो चक्का तभी घूमता है जब उसमें घूस का पेट्रोल डाला जाता है। आज चाहे स्कूल हो या ऑफिस, बस हो या बिजली, सबका बुरा हाल है। ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो वर्ष भर विद्यालय नहीं जाते, किंतु घर बैठे मासिक आय प्राप्त करते हैं। और बिजली घरों से पता कीजिए कितने लोग ऐसे हैं जो सरेआम बिजली की चोरी करते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसमें बड़े बड़े अधिकारी मिले होते हैं। पुलिस के भ्रष्टाचार का तो कहना ही क्या, जब अपराधी हाथ से निकल जाता है तो पुलिस हवा में डंडा चलाती हुई आती है और निरपराधियों को पकड़ कर ले जाती है। आज भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है नेता, जिसने आज देश को बाजार बनाकर रख दिया है। कभी वह वोट पाने के लिए अल्पसंख्यकों की जूती चाटता है, कभी ऋण माफी का झूठा वायदा करता है, कभी समाज को गुमराह करता है और कभी मंत्रिमंडल को ही खरीद लेता है। आज हमारे देश का नेता इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ही नहीं पाता। अगर मैं ये कहूँ कि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कब होगा, तो वह तब होगा जब हमारे देश का सबसे शक्तिशाली कौन है, वह है युवा। जब वह युवा दृढ़ संकल्प करेगा कि वह भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देगा, तब इस भ्रष्टाचार की लड़ाई का अंत होगा। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि वह युवा को कैसे सशक्त किया जाए। इसके लिए हमारे देश के कलाकार, साहित्यकार सबको आगे आकर हमारे युवाओं को सशक्त करना होगा, जिससे राजनेता तो क्या, बड़े बड़े अधिकारी सब कुछ भ्रष्टाचार को छोड़ देंगे। अंत में युवाओं के प्रोत्साहन के लिए बस इतना ही कहूंगी, ये दौर नहीं है रुकने का, ये दौर नहीं है झुकने का, हो चुका है शंखनाद, अब तो बस रण ही रण है। भ्रष्टाचार की लड़ाई का आ गया निर्णायक क्षण है। मूक दर्शक नहीं हो तुम, तुम्हारे मूक होने को इन लोगों ने गूंगा बहरा मान लिया, कभी ना बहने वाला ठहरा पानी मान लिया। बताओ इन लोगों को, जब जब प्रलय आई है पानी ने अहम किरदार निभाया है। हाँ, अब हमें हिमाकत करनी होगी, खुद के लिए खड़े होकर खुद वकालत करनी होगी। माना कि सच की लड़ाई में कुछ अपनों से ही खिलाफत करनी होगी। अब जनता को ही लोकतंत्र की हिफाजत करनी होगी, अब जनता को ही लोकतंत्र की हिफाजत करनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीत बाकी है, कई हार बाकी है,
अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। श्रद्धास्पद प्राचार्य जी, माननीय एवं न्यायाधीश के आसन पर विराजमान निर्णायक मंडली एवं बुद्धि की आकाश गंगा, उपस्थित शिक्षक वृंद एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, आज मैं दीक्षा वरिष्ठ वर्ग की प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण विषय पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मती ये है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और बड़े ही आश्चर्य कर देने वाली बात मेरे भारत की, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज वही भारत देश विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में अपना एक भी विद्यालय खड़ा नहीं कर पाया है। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और IIT जैसे कई शिक्षक स्थान हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान के झुंझुने थमा दिए जाते हैं। और मैं बता दूं, इस बीमारी का कारण है हमारे देश की शैक्षिक नीति, जो केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इस तरह कई गजब की बीमारियां मुझे मेरे समाज में देखने को मिलती हैं, और इन बीमारियों की कहीं ना कहीं जड़ है हमारे देश का अंधविश्वास। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो फिर क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? इस पर उन लोगों के लिए कहूंगी जो एक तरफ राष्ट्र निर्माण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पीछे से उसी राष्ट्र की तौहीन करते हैं। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, और जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसमें हाथ बटाएगा। सभ्य श्रोताओं, राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं जनाब, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। इस पर कुमार विश्वास की बड़ी ही सुंदर कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। जो आंखें देश हित जागी वो हरगिज सो नहीं सकती, जिस्म के खाक होने पर भी शोहरत खो नहीं सकती। अरे दौलत की ताकत से खरीदो सारी दुनिया को, शहादत की मगर कोई भी कीमत हो नहीं सकती। मैं सलाम करती हूँ सरहद पर खड़े हर उस जवान को, देश के हर उस किसान को जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज मैं इस मंच पर ईमानदारी के साथ खड़ी भारत की बेटी बस यही कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में, तो एक दिन पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद, जय हिंद। पाक को कब्रिस्तान मत करना, माँ बाप की उम्मीदों को नाकाम मत करना। डरना उस जहर से, डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं, और खुद को आहत करके उस पे मलाल मत करना। सबकी आंखें सफेद होती है तुझे देखकर, सबकी आंखें सफेद होती है तुझे देखकर। अरे गलती से भी उन्हें लाल मत करना, गलती से भी उन्हें लाल मत करना। नमस्कार।
परम आदरणीय निर्णायक मंडली, शिक्षक वृंद, दशकों से शिक्षा का प्रकाश स्तंभ रहे प्रताप सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इस पावन भूमि पर विराजमान विश्व की भावी संभावनाओं अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सृष्टि 11वीं साइंस बी की छात्रा आपके सामने नशा और युवा वर्ग पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नशा ये कैसा है नशा जिसमें मेरे देश का हर चौथा युवा है फंसा। इस कीचड़ में जिसका भी है हीरा गिरा, उसका घर उजड़ा ही उजड़ा है, उसका घर उजड़ा ही उजड़ा है। आज हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोग नशे का शिकार होते जा रहे हैं। आज हमारे भारत में एक अनुमान के अनुसार 70 लाख लोग नशे के शिकार हो गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें हर रोज अखबारों में देखने को मिलता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें नशाकर्ता के साथ साथ उसका सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर उसका परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, और अगर ये समाज नहीं रहेगा तो ये देश बिखरता चला जाएगा। कि नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा ये संसार, सुखी रहेगा ये संसार। घर घर में सबको जगाना है, घर घर में सबको जगाना है। हमें अपने देश को नया बनाना है, हमें अपने देश को नया बनाना है। नशे का आदी व्यक्ति जब तक भी जीता है तब तक अपने आप पर, अपने समाज पर और अपने देश पर बोझ की तरह जीता है, बोझ की तरह। और आज के इस आधुनिक युग में इस नशे का तो कुछ ज़्यादा ही प्रचलन हो रहा है। और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारा हरियाणा तो इसकी चपेट में कुछ ज़्यादा ही आ गया है। यहाँ शादी देखो तो नशा, कोई त्योहार देखो तो नशा। नशे के बिना यहाँ शादी नहीं समझी जाती, नशे के बिना यहाँ शादी नहीं समझी जाती। आना नशे में और जाना नशे में, और इस नशे के चलते हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं, और जिससे ये शादी व त्योहार मातम में बदलते जा रहे हैं। क्यों कोई औरत विधवा हो रही है? क्यों किसी बहन का भाई नहीं रहा? किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो किसी का भाई नहीं रहा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस देश में इतनी जन जागरूकता फैलाइए कि किसी का माँ बाप, किसी की औलाद ना बुझने पाए। अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, युवा मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, युवा उगलते हैं तो अंगार उगल जाते हैं। और एक बार बदल के तो देख रे युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चरित्रवान को सब कुछ उपलब्ध है, चरित्रवान को सब कुछ उपलब्ध है, और चरित्रहीन उपलब्ध को भी खो देता है, और चरित्रहीन उपलब्ध को भी खो देता है। इसी के साथ सुप्रभात। परम आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मान की योग्य डॉक्टर सुबोध दहिया, दीपिका मैम एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं तनीषा कक्षा 11वीं कला कै से आज आपके समक्ष हिंदी भाषण प्रतियोगिता के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी अभिव्यक्ति का विषय है चरित्र बल। कहते हैं यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, कहते हैं यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, यदि सेहत चली जाए तो बहुत कुछ चला जाता है, परंतु यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारी संस्कृति भी चरित्र को बहुत महत्व देती है। चरित्र बल से ही मनुष्य सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। चरित्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें संसार में अपने संसार के सम्मुख खड़े होने की सम्मुख शक्ति देता है। चरित्र हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसके बिना हमारा जीवन और शरीर विकलांग हो जाता है। कहते हैं यदि धन, चरित्र और शक्ति एक साथ खड़े हों तो
यह ऐसी स्थिति है जहां पर मनुष्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धनवान व्यक्ति से केवल हम धन प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षित व्यक्ति से केवल हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु चरित्रवान व्यक्ति से हम एक अच्छे और निर्मल चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। चरित्र के बिना ना कोई व्यक्ति आज तक जीवित रहा है और ना ही कभी भविष्य में जीवित रह पाएगा, क्योंकि चरित्र एक ऐसा माध्यम है जिसके बलबूते पर आज मनुष्य जमीन से लेकर आसमान तक चढ़ चुका है। चरित्रवान बनने के लिए केवल एक आध गुण ही काफी नहीं होता, बल्कि गुणों का एक समूह से चरित्रवान बनाता है। अब रावण का ही उदाहरण ले। वह विद्वान था, शिव भक्त था, 4 वेदों का ज्ञाता था, परंतु सीता हरण के कारण दुष्चरित्र हो गया। कहाँ गई उसकी वह सचरित्रता, कहाँ गया उसका वह सम्मान और चरित्र जो केवल एक दुष्कर्म के कारण मिट्टी में मिल गया। आज नपित्र शब्दों में कहें तो चरित्र की परिभाषा यह है कि जो देश से द्रोह न करे, भ्रष्टाचार न करे, जमाखोरी न करे, पराय स्त्री तथा पुरुष पर बुरी दृष्टि न डाले, उनका मान सम्मान करे, वही चरित्रवान व्यक्ति होता है। परंतु कर्तव्य पालन ही असली सचरित्रता है। दूसरे शब्दों में कर्तव्य पालन मधुर भाषण, उदारता, दूसरों का सम्मान करने वाला एवं ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही चरित्रवान होता है। हमारे इतिहास और संस्कृति में ऐसे अनेक पुरुष हैं जिन्होंने अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए ना कोई मान देखी, ना कोई मर्यादा देखी। शिव जी, श्री गोविंद सिंह, नेहरू जी, महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज, ये कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जो हमारे स्मरण शक्ति में सबसे पहले उभरते हैं जब हम चरित्र का नाम लेते हैं। एक चरित्रहीन व्यक्ति ना तो कभी आज तक सम्मान के योग्य हो पाया है और ना ही होगा। चरित्रहीन व्यक्ति समाज में एक ऐसा स्थान प्राप्त करता है जहां ना उसका कोई सम्मान होता है, ना कोई मान होता है, ना उसकी कोई मर्यादा होती है, ना उसका कोई सम्मान होता है। वह देश और हमारे समाज पर एक लालछन की भांति चला जाता है। शिक्षा से केवल हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु चरित्र से हम मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अरे वो लोग क्या है जो चरित्र को बेचकर धन कमाने की होड़ में लग जाते हैं। चरित्रवान व्यक्ति वह है जो अपना नहीं दूसरों का भी सोचे, क्योंकि जो केवल अपना सोचता है वह केवल दुराचारी होता है। उसके लिए केवल स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करना ही सबसे प्रमुख उदाहरण होता है। चरित्रवान बनने के लिए यह नहीं कि हम दूसरों की सहायता करें, मंदिरों में भोग चढ़ाएं या फिर किसी के सामने गरीबों के पर उद्धार करें, बल्कि जब हम ना किसी कैमरा के सामने, ना किसी और के सामने खुद अपने चरित्र का एक ऐसा निर्माण करें कि हम दूसरों के सामने एक अडिग बल होकर खड़े हो सकें कि वह हमारा सम्मान करे, हमारा मान करे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस ऐसा ही कहना चाहूंगी कि चरित्र को ऐसा सम्मान दो कि वह आपको आगे बढ़ाए, ना कि धन कमाने की होड़ में चरित्र को उस जगह ले जाओ जहां पर ना आपका सम्मान हो, ना आप उन्नति के पथ पर चलें। चरित्रहीन व्यक्ति केवल नाश के पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए हमें चरित्रवान होकर अपने चरित्र को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उन्नति करें और प्रगति करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।